जिला पंचायत चुनाव आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 309 प्रत्याशियों की सूची जारी की। योगी राज में हुए अन्याय, अत्याचार और जुर्म के खिलाफ वोट करेगी जनता। संजय सिंह। गाजियाबाद। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गाजियाबाद में रविवार को प्रेस वार्ता कर 309 जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों की सूची जारी की। यह प्रथम और द्वितीय चरणों में होने वाले चुनाव के प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें 17 वर्तमान प्रधान, 11 जिला पंचायत सदस्य, 2 डॉक्टर, 6 पूर्व बीडीसी, 8 पूर्व प्रधान, 7 पूर्व जिला पंचायत सदस्य, 16 जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं कैंडिडेट, 54 किसान, 23 गृहिणी, 4 वकील, 51 अन्य, 36 सोशल वर्कर समेत 74 अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोगों की सूची में शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव लोगों के बीच जाकर केजरीवाल मॉडल को बताने का काम करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गतिविधियां समझ से परे हैं। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को चुनाव प्रत्याशियों को सिंबल मिलेगा। वह 12 अप्रैल को पोस्टर बैनर छपवाएंगे। 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में महज 5 दिन में एक प्रत्याशी भला अपना प्रचार 50,000 जनता के बीच जाकर कैसे कर पाएगा। उन्होंने बताया कि पर्चा खरीदने के लिए महज एक खिड़की है, जहां भाजपा के लोग सेटिंग से पर्चा खरीद ले रहे हैं, लेकिन बाकी दलों वाले निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। लेटर लिखा है और अपील की है कि सब मोदी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ एक साथ आ जाए। इस बारे में आप बताएं। देखिए, निश्चित रूप से उनका जो पत्र है वो बहुत गंभीर है और सारी राजनीतिक पार्टियों को उसके बारे में सोचना चाहिए। आज जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, देश के संघीय ढांचे के ऊपर हथौड़ा चलाया जा रहा है, राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही हैं, दिल्ली की 90% सीटें पाने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार को बिठाल कर उनकी सारी शक्तियों को छीनकर उनको एलजी उनके ऊपर गवर्नमेंट बना देना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान है। और संविधान के तहत जो दिल्ली की विधानसभा बनाई गई, जिसके आर्टिकल 239A के क्लॉज 6 में साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली की चुनी हुई मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। क्या एलजी महोदय जाएंगे विधानसभा में विधायकों का जवाब देने? नहीं जाएंगे। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को विधायकों का जवाब देना है। ये वहां पर इनकी जवाबदेही है विधानसभा के प्रति, किसी गैर चुने हुए एलजी की नहीं। तो इसलिए इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटना और जो कुछ भी बंगाल में किया जा रहा है, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो चौराहे का गुंडा भी नहीं करेगा। कहते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ये क्या भाषा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, बंगाल में माताओं की पूजा होती है, दुर्गा देवी की, और एक मातृशक्ति का आपने अपमान किया है। एक बंगाल की महिला शक्ति की प्रतीक ममता बनर्जी का आपने अपमान किया है, दीदी ओ दीदी कह के। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। और राज्यों की शक्तियां जो छीनी जा रही हैं, पार्टियों को इससे सावधान हो जाना चाहिए। सबको निश्चित तौर पे, जो ममता बनर्जी जी ने कहा है, ये वक्त है कि देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आएं, देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आएं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आएं। दोबारा से वेव आ रही है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण है और क्या दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है? देखिए, वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करूं, तो आज दिल्ली में आप देखेंगे 80,000 वैक्सीनेशन एक दिन में कल रिकॉर्ड तौर पे हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश में हालत ये हो रही है कि लखनऊ में भी बेड मिलने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीनेशन को तेजी करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये आलोचना, निंदा करने का वक्त नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य और बेड का इंतजाम मरीजों के लिए, ये कम से कम 2 जरूरी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे उनको करना चाहिए। और लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन करके लोगों की ज़िंदगी को आप अगर बिल्कुल बाधित कर देंगे, रोक देंगे, तो हमने देखा है जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उतने लोग
इस देश में बेरोजगारी और भुखमरी से मर गए। तो इसलिए वो कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लेना जो और भी लोगों के लिए दुखदाई और हानिकारक हो, वो ठीक नहीं है। सर आखिरी सवाल है, गाजियाबाद में एक मंदिर के मैडम थे जिनके लिए आपकी पार्टी के विधायक ने गर्दन काट कर पार्टी की बात करी है, इसका आप क्या कहें? हमारी पार्टी के विधायक ने कहा है कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र ऐसी किसी बात के लिए इजाज़त नहीं देता, ऐसी किसी कार्रवाई के लिए इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए उसको अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और मेरी सभी धर्मों के मानने वाले लोगों से अपील है कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो भारत मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। एक दूसरे के धर्मों का अपमान करके हम अपने धर्म को आगे नहीं ले जा पाएंगे, ना हम इस देश को और अपने भाईचारे को मजबूत कर पाएंगे। संजय जी, इस मामले में अमानतुल्लाह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है महंत के खिलाफ। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने भी एक शिकायत दी है, वैसा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि साइदाबाद थाने में दी है, और वो अमानतुल्लाह के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ भड़का हुआ है। जो लोग दिल्ली के दंगे कराते हैं, जो लोग समाज में आग लगाने का काम करते हैं, वो आज एप्लीकेशन दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। कपिल मिश्रा कौन से व्यक्ति हैं जिनके नफरत फैलाने वाले भाषण, दुर्भावना फैलाने वाले भाषण, दंगे फैलाने वाले भाषण पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे गए, वो शिक्षा दे रहे हैं किसी दूसरे को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने का काम अगर कोई पार्टी और कोई संगठन करता है तो उसका नाम है बीजेपी। राजेंद्र पाल जी।